अब की बार सरकारी नौकरी आपके द्वार। पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर। राजस्थान सामान्य ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया। धरोहर राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक, जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार। अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, तो बना लो इस किताब को अपना। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं विनोद वशिष्ठ मिशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। काफ़ी मज़े में हैं आप और अच्छा स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं आप, इसका हमें सबको ज्ञान है। कोरोना काल में हम बचे रहे, ये हमारे ऊपर एक ईश्वरीय कृपा मानिए आप, कि हम लोग, हमारे परिवार इस भयानक महामारी से बचे रहे और आज इस लायक हैं कि आज हम अपनी क्लास को यथावत ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि उसने हमें उत्तम स्वास्थ्य लाभ इस महामारी के दरमियान भी प्रदान किया। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को राधे राधे, बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, पिछली जो क्लासें हमारी चल रही हैं बहुत गजब, धुआंधार और चारों तरफ तूफान मचा देने वाली क्लासें हमारी चल रही हैं और बहुत मजा आ रहा है, बहुत प्रेम आप लोग दे रहे हैं इस कक्षा को। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद और अभिनंदन मैं करता हूं। तो सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, आज की जो हमारी कक्षा है, इसका टॉपिक देख करके ही आप समझ जाइए कि ये कितना गहराई से जुड़ा हुआ एक संप्रत्यय है, एक कंसेप्ट है, एक टॉपिक है, एक प्रकरण है। ये जो टॉपिक है, एक्चुअल में ये टॉपिक आपके बाल विकास शिक्षा शास्त्र से लेकर, हिंदी से लेकर, संस्कृत से लेकर, अंग्रेजी से लेकर, पर्यावरण से लेकर, गणित से लेकर, विज्ञान से लेकर, एसएसटी से लेकर सभी विषयों के अंदर समान भूमिका निभाता है। और निश्चित रूप से हर बार इसका एक अप्लाइड सवाल, अप्लाइड मतलब जो दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ हो, ऐसा सवाल हमसे पूछ लिया जाता है और हम वहां पर निरुत्तर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आगे भविष्य में कभी ना हो, इसके लिए आज हम प्रयास करेंगे। इस प्रकार से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, कंसेप्टिव तरीके से इसको समझेंगे कि दोबारा कभी भविष्य में हमें इस टॉपिक के अंदर किसी प्रकार की गलती हमसे ना हो और जाते ही हम ढूंढ ढूंढ के सवाल हल करें। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थी क्लास के इस लिंक को चारों तरफ शेयर कर दीजिए, विध्वंसक तरीके से चारों तरफ इसे फैला दीजिए और चारों तरफ से विद्यार्थियों को इस कंपटीशन में ले आइए, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन होगा, सक्सेस पाने का मजा उतना ही ज्यादा होगा विद्यार्थी मित्रों। तो बिल्कुल भाई साहब भीम का दीवाना बोल रहा है, साहब मुझे कोरोना आता, लेकिन आप बच तो गए साहब। लक्ष्मी जी, दक्ष जी, मिथुन, ललित नागदा जी, ब्रिजेश कुमार, कन्नू मीणा, टारगेट 100, दक्ष जोया, दर्शनी, गुलाबी एम, बिल्कुल आज पहली कक्षा नहीं है लेकिन आप पिछले प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। संजय खटीक जी, श्रुति खराड़ी जी, ब्रिजेश कुमार जी, जाट पूजा डागुर, दर्शनी शर्मा, लक्ष्मी देवी, सभी को राम राम, सभी को मेरा अभिनंदन। तो आइए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तब तक एक बार आप इससे चारों तरफ एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करिएगा विद्यार्थी मित्रों। तो आइए शुरू करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का टॉपिक बहुत गजब टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण। बहुत अच्छा टॉपिक है विद्यार्थी मित्रों, इतना अच्छा टॉपिक है कि हर बार इसमें से एग्जाम में सवाल देखने को मिलता है। अब चूंकि रीट हमारे सर के ऊपर है और तलवार की तरह लटक रही है, तो इससे पहले कि हमारी गर्दन हमारे धड़ से अलग हो जाए, इस तलवार को ही रास्ते से हटाना होगा। इस तलवार को गर्दन के ऊपर से हटा करके अपने हाथ में लेना होगा और सामने वाले को इसका सामना करवाना होगा। हमें बच के रहना है। उपचारात्मक निदानात्मक शिक्षण। सबसे पहली बात, इन शब्दों की गहराई को समझिए विद्यार्थी मित्रों। निदानात्मक और उपचारात्मक, इसे अगर हम अंग्रेजी में देखें तो इसे डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कहते हैं विद्यार्थी मित्रों। क्लियर है?
अंग्रेजी में पूछे कि ये क्या है तो आप बता दीजिएगा। इसे अंग्रेजी में डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। किसे? निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण को। अब यहां सबसे पहले हम इस शब्द को उठाते हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें विद्यार्थी मित्रों, देखिए मैं आज कमेंट सेक्शन पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि आज मेरा पूरा फोकस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है। और आप खुद भी समझिए विद्यार्थी मित्रों कि जब हम कक्षा लेते हैं तो कक्षा के अंदर टीचर का पढ़ाने पर पूरा ध्यान होता है बजाय कि बच्चों के। ये तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपके कमेंट्स का हम जवाब देते हैं, क्योंकि जब कक्षा चलती है तो उसके अंदर आपको शांत रहना होता है। एक टीचर आपको गंभीर और स्वभावचित्त होकर के पढ़ाता है। तो ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कम ध्यान दे पाऊंगा आज मैं आपके कमेंट सेक्शन पे, ठीक है ना। तो आप तो शेयर करते रहिएगा विद्यार्थी मित्रों, मजा आने वाला है। सबसे पहले आप एक शब्द देखें कि यहां एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है निदानात्मक शिक्षण। क्लियर है? इस निदानात्मक शिक्षण के अंदर ये जो एक शब्द है वो छुपा हुआ है, वो है निदान। निदानात्मक शिक्षण में एक शब्द छुपा हुआ है निदान, और निदान को अंग्रेजी भाषा में डायग्नोसिस कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? डायग्नोसिस कहते हैं। और इस डायग्नोसिस का शुद्ध अर्थ है मूल कारण या निर्णय। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, कल को उसने अगर यह सवाल दिया कि डायग्नोसिस यानी कि निदान का शाब्दिक अर्थ क्या माना गया है, तो आप उसके अंदर जो सही उत्तर देंगे वो है मूल कारण या निर्णय। यानी कि अगर मैं कहूं कि साहब मुझे किसी चीज के कारण का पता अगर लग गया है तो वही उस चीज का निदान है विद्यार्थी मित्रों। लेकिन एक विशेष बात मैं यहां पर और भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि निदान शब्द मूलतः, निदान शब्द मूलतः चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। निदान शब्द जो है यह मूलतः चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। तो वो आपसे दो क्वेश्चन यहां पर इस कंसेप्टिव तरीके से पूछ सकता है। या तो वो इस शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो आप बता देंगे मूल कारण या निर्णय, और अगर वो ये पूछ ले कि निदान शब्द का मूलतः स्रोत कौन सा सब्जेक्ट रहा है तो आप आंसर देंगे चिकित्सा विज्ञान विद्यार्थी मित्रों। तो ये दो बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। फटाफट से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अगले पेज पर मैं आपको बेहतरीन कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूं और शेयर कर दीजिएगा एक बार चारों तरफ। बहुत बढ़िया विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही लाजवाब। चलिए जी, अब सुनिए। जिस प्रकार, अब देखिए, अब ऐसा नहीं कि टॉपिक आपको कई जगह नहीं मिलेगा, तमाम किताबें भरी पड़ी हैं इन कंसेप्ट्स के साथ में, लेकिन जब आप किताबी भाषा में पढ़ते हो तो वो कंसेप्ट समझ में ही नहीं आता है। काफी क्लिष्ट भाषा में होता है, जटिल भाषा में होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन और शाब्दिक अर्थ करने में ही हमारी आधी जिंदगी, हमारा आधा यौवन गुजर जाता है। समझ रहे मेरी बात आप? तो साधारण भाषा में समझने की कोशिश करें ताकि जिंदगी भी हम तरीके से जी सकें, इस रीट के अंदर कुछ कर गुजर सकें। तो आइए देखिएगा, जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के लक्षणों को देखकर रोग का निर्धारण करता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थी की अधिगम त्रुटियों का ज्ञान प्राप्त करके निदान करता है। क्लियर है?
तो सिंपल सा एक उदाहरण देखें आप कि जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के लक्षणों को देख करके और फिर रोग का निर्धारण करता है, और उसी प्रकार एक टीचर स्टूडेंट की अधिगम में आने वाली त्रुटियों का ज्ञान प्राप्त करके और फिर निदान करता। आप इस बात को एक बार अच्छे से समझिए। मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसको सर्दी लग करके बुखार चढ़ गया है। अब वो जाता है साहब अपने डॉक्टर के पास में कंसल्ट करने। जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले उसको ये कहता है कि नहीं, पहले आप जांच करवा के आओ। भाई मुझे लग तो ऐसा रहा है कि तुम्हें मलेरिया या टाइफाइड दोनों में से कोई एक है, लेकिन मैं कह नहीं सकता हूं, पहले तुम जाओ और अपना भैया टेस्ट करा के आओ। फिर वो जाता है भैया डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी कि डायग्नोस्टिक सेंटर पर। आप जानते होंगे डायग्नोस्टिक सेंटर लिखा होता है जांच केंद्रों पर। वहां जाकर के साहब उसका खून खींचा जाता है और फिर भैया पता लगाया जाता है कि तुम्हें बीमारी क्या है। फिर रिपोर्ट पकड़ा दी जाती है। वो रिपोर्ट ले जाके आप डॉक्टर को दिखाते हो। डॉक्टर बोलता है माय गॉड तुम्हें मलेरिया है, इसको अस्पताल में भर्ती करो, इसकी ग्लूकोज चढ़ाओ, इसके प्लाज्मा चढ़ाओ, हो सकता है डेंगू में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मर भी सकता है आदमी। तो भैया अब वो उसका उपचार कर रहा है। तो समस्या के केवल कारणों का पता अगर हम लगा रहे हैं तब तो वो निदान है, लेकिन अगर फिर उसको जो उपचारात्मक कार्य किया जा रहा है तो उससे वो ठीक होने का काम हो रहा है। तो एक बार सिर्फ कारण पता लगाएं तब तो निदान है, और फिर उसको ठीक करने का प्रयास करें तो वो उपचार है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक चढ़कता भड़कता आपको सितारा बिंदु मिलने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी मित्रों, और शेयर करते रहना, बिल्कुल साहब शेयर करते रहना, बहुत ही लाजवाब। चलिए जी, अब सुने, आज मैं इस टॉपिक को बहुत बेसिक तरीके से आपको कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने की, ताकि आपको यहीं कक्ष में ही याद हो जाए, जीवन पर्यंत आपके दिमाग में रहे और कभी आप चाहकर भी इस चीज को ना भूल पाएं। आइए देखते हैं सितारा बिंदु क्या कहता है। सितारा बिंदु यह कहता है कि निदान का शाब्दिक अर्थ है कारण। सिर्फ एक शब्द को ध्यान रखना, निदान का शाब्दिक अर्थ है कारण और उपचार का शाब्दिक अर्थ है निवारण। बस इन दो शब्दों के अंदर पूरी दुनिया समा गई है। निदान का मतलब है कारण और उपचार का मतलब है निवारण। कारण जानना निदान है, निवारण करना उपचार है, यह बात ध्यान रखिएगा। लेकिन सबसे पहली बात कि निदान के ध्यातव्य बिंदु क्या होते हैं, यह भी एक अच्छा कंसेप्ट है। भाई निदान अगर हम कर रहे हैं तो उसके ध्यातव्य बिंदु क्या है, वो कौन सी चीज है जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहले नंबर 1, उन बालकों की पहचान करना, उन बालकों की पहचान करना जिन्हें निदान चाहिए, यानी कि जिनको निदान की आवश्यकता है। ऐसे तो है नहीं कि हम जिसको चाहे उसको मर्जी होकर के पकड़ ले, नहीं भैया, हम पहले उन बच्चों की पहचान करते हैं जिनको निदान की विशेष आवश्यकता है, जिन्हें सहायता चाहिए। उसके बाद में नंबर 2, यह पता लगाना कि त्रुटियां यानी कि गलती कहां हो रही है। यानी कि पहले तो हम उन बच्चों को छांटते हैं जिनको तकलीफ आ रही है, जो दुख पा रहे हैं, और फिर उसके बाद में यह पता लगाते हैं कि उनको त्रुटियां उनसे हो कहां रही है, समस्या उनको आ कहां रही है। और तीसरी चीज, यह पता लगाना कि त्रुटियां क्यों हो रही है। क्लियर है? तो जो हमें, जब भी हम किसी बालक का निदान करते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल साहब, कल आएंगे वो क्वेश्चन देवेंद्र नागर जी। देवेंद्र नागर जी बोल रहे सर जिंदगी को आबादी से रोकने के लिए एक बार बर्बादी के दर्शन कराने वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कब लाओगे। चिंता मत करो, आज ये टॉपिक मैं जैसे खत्म करूंगा कल इसके मैं विगत शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न आपके सामने लाऊंगा, काफी मजे से हम पढ़ेंगे। तो ध्यातव्य बिंदु यह है कि पहले उन बच्चों की पहचान करें जिन्हें निदान चाहिए, बहुत बढ़िया पूजा गुजर जी। और दूसरे पता लगाना कि त्रुटियां गलतियां हो कहां रही है, और तीसरी बात त्रुटियां हो क्यों रही है।
इन 3 बातों का पता लगाना निदानात्मक शिक्षण की पहली आवश्यकता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दिमाग में, अपने दिलो दिमाग जहन में आत्मसात कीजिए और एक बार चारों तरफ शेयर कर दीजिए। फिर अगले पेज पर अपन बढ़ते हैं फटाफट से। बहुत बढ़िया साहब, धन्यवाद साहब, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, अब साहब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि साहब ये जो निदान है यानी कि डायग्नोसिस है, ये कितने प्रकार का होता है, अगर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे जवाब दे सकते हैं कि निदान कितने प्रकार का होता है। और यह बाकायदा केंद्रीय विद्यालय जो एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं, टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम्स लगते हैं, उनमें पूछा जा चुका है निदान के कुल कितने प्रकार माने गए हैं। विद्यार्थी मित्रों, आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब दे सकते हैं। यह क्या 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है या 5 प्रकार का होता है? 2, 3, 4 या 5? बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया बुद्धि प्रकाश प्रिया शर्मा, बहुत बढ़िया। इसके अंदर आंसर आया है कि साहब 3 आता है। रामकिशोर कुमार जी बोल रहे हैं, जाट पूजा डागुर जी 2 बता रही है, श्याम सुंदर शर्मा धौलपुर से 2 बता रहे हैं, दिलीप बाना जी 2 बता रहे हैं, ब्रजेश कुमार जी 2 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। निदान जो होता है विद्यार्थी मित्रों, ये 2 प्रकार से बांटा गया, यानी कि मैं कहूं कि डायरेक्ट इसके 2 प्रकार हम कह सकते हैं कि निदानात्मक जो परीक्षण होते हैं, हम जो भी निदानात्मक परीक्षण, यानी कि इसकी जगह मैं ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकता था, निदानात्मक परीक्षण, ये शब्द भी इस्तेमाल किया जा सकता था। देखिए निदानात्मक विद्यार्थी मित्रों, किसी टेक्निकल कारण से वीडियो बीच में रुक गया, इसके लिए मुझे खेद है। एक बार सभी मुझे ये आंसर दें कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वीडियो में अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार सभी विद्यार्थी थम्स अप कर दें, अपने हाथ के ऊपर निशान कर दीजिए कि हाँ साहब सुनाई दे रहा है या दिखाई दे रहा है, जो भी आपका आंसर होगा फटाफट से बताइए, जल्दी से बता दीजिए, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों कुछ समय के लिए जो इंटरप्शन हुआ उसके लिए मुझे खेद है। एक बार फटाफट से सभी विद्यार्थियों को शेयर कर दीजिए ताकि वापस उनको सूचना मिल जाए कि वीडियो स्टार्ट हो चुका है। इस असुविधा के लिए खेद है। वो कहते हैं ना, जेडीए में तो कहता है कार्य प्रगति पर है, तो प्रगति पर होता है लेकिन कभी कभी विघ्न तो आता ही है। तो चलिए देखिएगा, तो जैसे कि वो आपसे पूछता है कि निदान या फिर निदानात्मक परीक्षण कितने प्रकार का हो सकता है, तो आपको जो आंसर देना है विद्यार्थी मित्रों वो बताना है 2 प्रकार का। नंबर 1 पे आपको बताना है शैक्षिक निदानात्मक परीक्षण यानी कि एजुकेशनल डायग्नोस्टिक टेस्ट, और दूसरा शारीरिक निदानात्मक परीक्षण यानी कि फिजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार अपने सभी भाइयों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्लास को दोबारा ज्वाइन कर सके। जल्दी कीजिए विद्यार्थी मित्रों, बहुत बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। चलिए जी, अब मैं एक विशेष बात आपको बताना चाहता हूं विद्यार्थी मित्रों। कल को अगर कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि निदान की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ मेथड कौन सा है, क्योंकि हम तो पढ़ाई टीचिंग मेथड रहे, तो यह सवाल आना तो लाजमी है। और अगर ऐसा सवाल आएगा और आ भी चुका है तो आंसर क्या होगा उसके लिए आप एक बार बोर्ड के ऊपर देखिएगा कि साहब निदान की दृष्टि से, निदान की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि व्यक्ति इतिहास विधि मानी जाती है। सर्वश्रेष्ठ विधि व्यक्ति इतिहास विधि मानी जाती है
जिसके जनक टाइडमैन है। क्लियर है? यह बात ध्यान रखना, बहुत ही स्पेशल स्टार पॉइंट है कि निदान की दृष्टि से सबसे बेस्ट मेथड जो माना जाता है वो माना जाता है केस स्टडी मेथड, जिसका जनक है टाइडमैन। टाइडमैन, याद रहेगी बात। और इस विधि से ही पता लगाया जाता है कि चोरी करने वाले बालक चोरी क्यों कर रहे हैं, झूठ बोलने वाला बालक झूठ क्यों बोल रहा है, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक विद्यालय से भाग क्यों रहे हैं। ये सारी बातें इस विधि से हमें पता चल जाती है। दूसरी बात, दूसरा सितारा बिंदु, निदान प्लस उपचार की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विधि मनोविश्लेषणात्मक विधि मानी जाती है। साइको एनालिटिकल मेथड विधि मानी जाती है जिसके जनक वो व्यक्ति हैं जिनका अगर कोई सिद्धांत नहीं आता तो मनोविज्ञान का कम से कम 30% भाग आज हम नहीं पढ़ रहे होते। जिसके जनक सिगमंड फ्रायड हैं। क्लियर है? तो ये दो सितारे बिंदु ध्यान रखिएगा। केवल निदान पूछे तो इसकी दृष्टि से बहुत बढ़िया पुष्पराज जी, पूजा गुजर जी और हंसराज जी, बहुत बढ़िया। निदान की दृष्टि से सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है केस स्टडी मेथड, जिसका जनक टाइडमैन है। और निदान के साथ उपचार भी अगर वो जोड़ दे तब जो बेस्ट मेथड होगा वो माना जाएगा साइको एनालिटिकल मेथड, जिसके जनक है सिगमंड फ्रायड। और सिगमंड फ्रायड इस मनोविश्लेषणात्मक विधि में व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करते हैं। आप तो सभी जानते हैं फ्रायड महोदय ने मन की 3 अवस्थाएं बताई है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। और सबसे बड़ा भाग जो मन का माना गया है वो है 90% भाग जो है वो अचेतन मन है, जिसमें व्यक्ति की पाई जाती है दमित इच्छाएं, और उसे कहा जाता है दमित इच्छाओं का भंडार गृह। और ये जो आदमी पागल हो जाता है उसका कारण वही दमित इच्छाएं हैं, क्योंकि जब आदमी आवश्यकता से अधिक इच्छाओं का दमन कर लेता है तो वो उसके मन मस्तिष्क पर इस कदर से हावी हो जाती है कि वो अपनी सिट्टी पिट्टी गुम कर देता है। वो आदमी पागलों जैसा व्यवहार करने लग जाता है। और फिर उन पागलों का अध्ययन सिगमंड फ्रायड करता है। कौन सी विधि से? मनोविश्लेषणात्मक विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। और यह पता लगाता है कि ऐसी कौन सी इच्छा उसने दबा दी बढ़ दी जिसकी वजह से आज वो पागल हो चुका है, तो उससे उसका उपचार भी किया जाता है। इसलिए पागलों के उपचार की भी सबसे बढ़िया विधि यही मानी जाती है। बात समझ में आ गई? तो निदान पूछे तो कुछ और निदान प्लस उपचार पूछे तो कुछ और। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, दबा के एक बार शेयर कर दो। बहुत बढ़िया विद्यार्थी मित्रों, चलिए जी अगले पेज पर बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। अब साहब, ये तो मैं पहले आपको कहता आ रहा हूं कि जब तक 2-5 आदमी आकर के अपना मुंह नहीं फाड़ेंगे, यू नो व्हाट आई वांट टू से, आई वांट टू से दैट द डेफिनेशन इज कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ साइकोलॉजी एंड टीचिंग मेथड ऑल्सो। आपको साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के अंदर परिभाषाएं ना आए ऐसा तो इस जीवन काल में संभव नहीं। और पहली परिभाषा हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों गुण के अनुसार जो ये कहते हैं कि साहब अधिगम संबंधी कठिनाइयों यानी कि अधिगम में बालक को आने वाली कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण, कमियों के स्वरूप का निर्धारण ही निदान यानी कि डायग्नोसिस है। देखो कितनी अच्छी परिभाषा है। अधिगम में यानी कि लर्निंग के अंदर आने वाली प्रॉब्लम्स, सीखने में क्या दिक्कत आ रही बच्चे को, कहां कमी रह गई है, अगर इस स्वरूप का हम निर्धारण कर रहे हैं तो इसे ही क्या कहा जाएगा? इसे ही विद्यार्थी मित्रों निदान कहा जाएगा। किसके अनुसार? गुण के अनुसार। और ये वही गुण है जिसने तमाम जगह पर अपनी परिभाषाएं दे रखी है, चाहे वो सेक्टर साइको का हो, चाहे वो सेक्टर मेथड का हो, कम कोई भी नहीं है।
इस परिभाषा को अगर आपको याद रखना है विद्यार्थी मित्रों, तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, अधिगम से संबंधित कठिनाइयां। कौन सी कठिनाइयां? अधिगम से संबंधित कठिनाइयां। जहां पर भी अधिगम से संबंधित कठिनाइयों की बात हो रही होगी, वहां गुड़ ही होगा, वहां चीनी नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में दूसरी परिभाषा हम देखते हैं योकम व सिम्पसन के अनुसार। और वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की। ये कहते हैं कि किसी कठिनाई का उसके चिन्ह व लक्षणों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। सोच समझ के पढ़िएगा विद्यार्थियों। किसी कठिनाई का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र, स्पेशली हम बात कर रहे हैं एजुकेशनल फील्ड की, किसी कठिनाई का उसके चिन्ह और लक्षणों के आधार पर ज्ञान प्राप्त करना ही निदानात्मक परीक्षण है या निदान है विद्यार्थी मित्रों। अब आप बिल्कुल साहब, भीम का दीवाना सही बोल रहा है, ये गुड़ मीठा होने के बदले बहुत कड़वा निकल गया। बिल्कुल साहब, ये दिखने में, वो कहते हैं ना, दिखने में लगे छोटा पर घाव करे गंभीर, वो वाले सतूने हैं। तो अच्छे से पढ़ना। अब इस परिभाषा को अगर आपको याद करना हो तो आपको दो चीज याद रखनी पड़ेगी विद्यार्थी मित्रों, चिन्ह और लक्षण। जहां पर भी चिन्ह और लक्षण आ गए, वहां मेरे ये दो भाई नजर आपको आएंगे, योकम और सिम्पसन। ये तो फिर भी आप शुक्र मनाइए कि परिभाषा देने वाले ज्यादातर ब्रिटिश हैं, अमेरिकन हैं और कभी कभी इंडियंस हैं। अगर गलती से जापान और चीन के लोगों ने परिभाषा दे दी होती तो आज आप लोगों जितना भयाक्रांत कोई नहीं होता, क्योंकि फिर चुंग फुंगली, यांग टीसी क्यांग और फुलाना फूंग बोलने में जबान के 10 बार लखवा जाता आपके। तो ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों, भगवान का शुक्र करो कि अमेरिका और ब्रिटेन के लोग ही काफी कुछ हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और एक बार दबा के शेयर करो। बहुत बढ़िया विद्यार्थी मित्रों, बहुत लाजवाब। चलिए जी, अगली परिभाषा है मर्सेल की। कौन सा सेल है भैया? मर्सेल। और यह भाई कहता है कि जिस शिक्षण से विद्यार्थियों की विशिष्ट त्रुटियों का ज्ञान हो, विशिष्ट त्रुटियों का ज्ञान हो, उसे निदान की संज्ञा दी जाती है। उसे निदान की संज्ञा दी जाती है विद्यार्थी मित्रों। देखो कितनी बढ़िया बात कर रहा है मर्सेल, मर और सेल, कि जिस शिक्षण से विद्यार्थियों की विशेष त्रुटियों का ज्ञान हो उसे ही निदान की संज्ञा दी जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना विद्यार्थी मित्रों, इसमें याद आपको यही रखना है, विशेष त्रुटि, जहां पर भी विशेष त्रुटि की चर्चा हो रही हो वहां हर हाल में अपना यही भाई आएगा जिसका नाम होगा मर्सेल। फटाफट से देख लो, इसको क्लियर कर लो एक बार, फिर मैं अगले कंसेप्ट पर आपको लेकर के चल रहा हूं। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब बात आती है कि निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है। निदानात्मक परीक्षण के उद्देश्य क्या है? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रही है भैया पता लगाने की? क्यों किया जा रहा है निदान? उसके उद्देश्य एक एक करके मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। जैसे कि नंबर 1, विषय से संबंधित कठिनाइयों का पता लगाना। नोट्स बनाते चलना विद्यार्थी मित्रों, गजब चीज है और बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब बच्चे को सब्जेक्ट से संबंधित क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो क्यों दुख पा रहा है, इसका पता लगाना निदानात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। दूसरा,
पिछड़े बालकों की पहचान करना, यानी कक्षा में ऐसे बच्चे जो सामान्य बुद्धि बालकों से पीछे रह जाते हैं, पिछड़े बालक कहलाते हैं, उन बालकों की पहचान करना निदानात्मक परीक्षण का एक उद्देश्य है। आप समझ रहे हैं ना? पिछड़े बालक, अपनों से बिछड़े नहीं, पिछड़े, कक्षा में पिछड़े हुए, जिसके लिए परिभाषा भी दी गई है कि ऐसे बालक जो एक कक्षा नीचे का कार्य भी नहीं कर पाते, मतलब जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उससे एक कक्षा नीचे काम भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना भी इसका उद्देश्य है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो और एक बार लाइक ठोक के शेयर करो चारों तरफ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी मित्रों, फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, इसके अलावा तीसरा उद्देश्य है अध्यापन प्रक्रिया में सुधार लाना। इसके अलावा उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। समझ रहे हैं आप? मतलब जो पढ़ाया जा रहा है उस प्रोसेस में सुधार लाया जाए, क्योंकि बच्चा समझ नहीं पा रहा है। दूसरा, उपचारात्मक शिक्षण, मतलब बच्चे की समस्या का पता लगाना ही काफी नहीं है, अब उस समस्या को दूर करना भी हमारा उद्देश्य बन जाता है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करके उसे बाल केंद्रित बनाना। मतलब सिलेबस जो है, अगर वो भैया बाल केंद्रित नहीं है तो उसे बदला जाए और उसे बाल केंद्रित बनाया जाए, यह भी इसका एक उद्देश्य माना जाता है। इसके अलावा मूल्यांकन पद्धति में सुधार लाना व उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। यानी कि मूल्यांकन पद्धतियां बदली जाएं, जिन मूल्यांकन पद्धति से बच्चों में भेदभाव हो रहा है उन्हें बदला जाए। इसी वजह से तो सीसीई आया। याद कीजिए, मैंने आपको पढ़ाया था सीसी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। वो क्यों आया? क्योंकि निदान की वजह से पता चला कि बच्चा दुख पा रहा है, और दुख पा रहा है तो भैया उसको बदलो प्रोसेस को। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो। और अब मैं एक ऐसा सितारा बिंदु आपको बताने जा रहा हूं जो कई परीक्षाओं की शान बन के आ चुका है, एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और कई विद्यार्थियों को नाको चढ़े चबा चुका है। तब तक एक बार लाइक ठोक के एक बार शेयर कर दो चारों तरफ विद्यार्थी मित्रों। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी मित्रों। चलिए जी, अब अगर वो आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछ ले कि निदानात्मक परीक्षण के पद, सोपान या चरण कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। पहली बात तो यह सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, निदानात्मक परीक्षण के कुल कितने पद होते हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रोजेक्ट विधि में भी पद होते हैं, आगमन विधि में पद होते हैं, निगमन विधि में पद होते हैं, समस्या समाधान विधि में पद होते हैं, व्याख्यान विधि में पद होते हैं, कई जगह पद ही पद होते हैं। देयर आर सो मेनी स्टेप्स आर फाउंड इन अवर एजुकेशन सिस्टम एंड ईच थ्योरी, हर थ्योरी के अंदर आपको पद मिलेंगे। आप इसके अंदर बताने का प्रयास करो कितने पद हो सकते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। नंबर 1 4 पद होते हैं, नंबर 2 5, नंबर 2 6, नंबर 3 6 और नंबर 4 8। 4 5 6 या 8, 4 5 6 या 8। सोच समझ के उत्तर दीजिएगा विद्यार्थी मित्रों। कई परीक्षाओं के अंदर यह सवाल आ चुका है और अप्लाइड सवाल बनते हैं, बिल्कुल जनरल सवाल है। लोकेश गुजर जी बता रहे हैं साहब कि 5 होते हैं, रेखा भाटी जी 4 बता रही है, प्रिया शर्मा 4 बता रही है, सीमा चौधरी साहब 5 बता रही है, शाका जी ने क्या लिखा समझ नहीं आ रही, ज्योति शर्मा 5 बता रही है। बहुत बढ़िया साहब, लाजवाब, बहुत बढ़िया।
सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि निदानात्मक परीक्षण के अंदर कुल 5 पद या सोपान या चरण माने जाते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स आर फाउंड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट इन अवर एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहला समस्यात्मक बालक की पहचान करना, और यह ध्यान रखना एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से बनता है। समस्यात्मक बालक की पहचान करना, यानी कि ये देखना कि साहब ऐसे तो है नहीं कि आप एक कक्षा में गए और सारे के सारे बच्चे दुख पाते हुए नजर आए, फिर तो अगर वो सारे बच्चे दुख पा रहे हैं तब तो वो दुख देने वाले ही आप हो, फिर तो आप ही हटो और आप ही जगह किसी नए को आने दो। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि पूरी कक्षा में समस्यात्मक बालक कौन है। अब आप इसको साइकोलॉजिकल वे में मत ले जाइएगा कि साहब ऐसे बालक जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य कक्षा के शिक्षण कार्य को बाधित करना होता है वो समस्यात्मक बालक नहीं। समस्यात्मक बालक जिसको कठिनाई आ रही है, तो सबसे पहले कक्षा में हम क्या करते हैं, समस्यात्मक बालक की पहचान करते हैं। उसके बाद यह जानना कि बालक से त्रुटि कहां हो रही है। ठीक है, इसके बाद में हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि बालक से त्रुटि हो कहां रही है, वो कहां दिक्कत पा रहा है। इसके बाद में नंबर 3, त्रुटियों के कारण का पता लगाना। ठीक है, मतलब पहले तो समस्यात्मक बालक की पहचान की, उसके बाद भी ये देखा कि बालक से त्रुटि कहां हुई और फिर त्रुटियों के कारण का पता लगाया। अब कारण तो कई हो सकते हैं। बच्चा फेल क्यों हुआ? बच्चा फेल इसलिए हुआ कि साहब उसकी अनियमित उपस्थिति थी, कभी कक्षा में आता था कभी नहीं आता था। हो सकता है कि वो बीमार रहा हो सकता है पढ़ाई में ध्यान नहीं रहा हो सकता है कोई अन्य कारण रहे हो। तो उन कारणों का पता इस तीसरे पद के अंतर लगाया जाता है और ये इसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पद है। कल को वो ये पूछ ले कि निदानात्मक परीक्षण के 5 पदों में निदान वाला पद है कौन सा, तब आपको बताना पड़ेगा कि वो पद भैया तीसरा पद माना गया है। समझ रहे हैं आप? इसके बाद में समस्या की प्रकृति के आधार पर, समस्या की प्रकृति के आधार पर उपचार करना। यानी कि अपन ये देखते हैं चौथे पद में कि समस्या है कैसी, उस समस्या की प्रकृति के आधार पर फिर हम उसको उपचार। जैसे मान लो डॉक्टर के पास गए, मलेरिया है तो वो डेंगू की दवाई थोड़ी ना देगा, वो तो मलेरिया की ही दवाई देगा। और मलेरिया की दवाई देगा इसका मतलब वो उपचार सजेस्ट करेगा कि भैया ये ले लो, ये दवाई, ये 5 दवाइयां लिख दी, लियो मेडिकल से लो। अगर आप मलेरिया के बीमारी में टाइफाइड की गोलियां फाकेंगे तो हो सकता है कि आपका ऊपर का टिकट कटना तय है। तो हमें सीधा उपचार भी तभी करना चाहिए जब बीमारी का जड़ पता चले कि इस बीमारी की जड़ है, इस बीमारी का अपन इलाज करवा रहे हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आखिरी पद बताता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया विद्यार्थी मित्रों, शेयर कर दो चारों तरफ, एक बार चारों तरफ शेयर कर दो विद्यार्थी मित्रों, गजब का शेयर कर दो एक बार। आखिरी बार बोल रहा हूं, फिर बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं ये बात तब बोलता हूं जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो अभी तो आप स्वेच्छा से शेयर करो सभी। एक बार जितने विद्यार्थी मित्र मुझे देख पा रहे हैं, लाइव सुन पा रहे हैं, फटाफट से एक बार शेयर कर दो, मजा आ जाना चाहिए विद्यार्थी मित्रों। बहुत बढ़िया। चलिए जी, अब साहब अंतिम जो 5वां पद आता है, वो 5वां पद ही आता है कि यह क्रिया समाप्त नहीं होगी, प्रयास यह होगा कि समस्या दोबारा उत्पन्न ही ना हो, समस्या दोबारा
उत्पन्न ना हो। मतलब एक ही बार में इस तरीके से जड़ सहित उसको खत्म करेंगे बीमारी को कि भविष्य में वो बीमारी दोबारा निकलने करके सामने नहीं आएगी। ये कोशिश निदानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पदों में दिखाई देती विद्यार्थी मित्रों। लेकिन अब एक और गजब की बात, निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र, एरियाज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट, भाई कितने क्षेत्रों के अंदर हम निदानात्मकता सामान्यतः करते हैं? तो भैया वो निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र हो सकता है कि साहब आपके उच्चारण से संबंधित हो। किससे संबंधित हो? उच्चारण से संबंधित हो सकता है वो निदानात्मक आपके वाचन से संबंधित हो सकता है वो निदानात्मक आपकी भाषा से संबंधित हो। समझ रहे हैं आप? उच्चारण से संबंधित निदानात्मक हो सकता है, वाचन क्षेत्र से संबंधित निदान हो सकता है, भाषा क्षेत्र से संबंधित हो सकता है, लेखन से संबंधित हो सकता है, लेखन से संबंधित क्षेत्र हो सकता है, या फिर गणित भी कर सकते थे हम इसको। अंक गणित क्षेत्र के अंदर भी निदानात्मक परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। तो निदानात्मक परीक्षण के कई क्षेत्र हो सकते हैं। वो उच्चारण से संबंधित हो सकता है, वो वाचन से संबंधित हो सकता है, वो भाषा से संबंधित हो सकता है, लेखन से संबंधित हो सकता है, अंक गणित से संबंधित हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये अगर बातें आपको, देखो उपचारात्मक शिक्षण खास नहीं है। उपचारात्मक में तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता दूंगा कि उपचार का मतलब होता है समस्या को दूर करना। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में निदान है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लो और एक बार शेयर कर दो चारों तरफ। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार। फटाफट से चलिए जी। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की कक्षा के अंदर मैंने आपको निदानात्मक परीक्षण से संबंधित संपूर्ण जानकारी दे दी है। अब चाहे वो एग्जाम आपसे निदानात्मक परीक्षण के पद पूछ ले, वो निदानात्मक परीक्षण के क्षेत्र पूछ ले, वो निदानात्मक परीक्षण से संबंधित परिभाषा पूछ ले, वो निदानात्मक परीक्षण से संबंधित मौलिक शब्द का अर्थ पूछ ले, वो निदानात्मक की विशेषता पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अब आप इसके जवाब देने में संपूर्ण रूप से सक्षम है विद्यार्थी मित्रों। अब इससे संबंधित विगत भर्ती परीक्षाओं में क्या सवाल आए हैं, कैसे सवाल आए हैं, उपचारात्मक शिक्षण क्या होना चाहिए, ये सारी बातें अब हम करेंगे अगली कक्षा में। इस कक्षा के अंदर केवल इतना ही। आई होप कि आपने आराम से हर कंसेप्ट को समझा होगा और मुझे मेरे प्रत्येक विद्यार्थी पर पूरा अंधा विश्वास है कि वो किसी भी हालत में इस रीट के अंदर डिफीट नहीं खाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, इसी संकल्प के साथ में कि हमें दृढ़ निश्चयी होकर के इस रीट के एग्जाम को क्रैक करना है, हर छोटे से छोटा कंसेप्ट क्लियर कर लेना है और कोई भी दिक्कत और कोई भी रोड़ा इस बार हमारे पैर की जंजीर नहीं बन सकता। इसी उम्मीद के साथ में, आपके इसी प्रेम के साथ में मैं लेता हूं आपसे विदा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और चारों तरफ कर दीजिएगा एक बार वीडियो को शेयर, कर दीजिएगा लाइक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू। अब की बार सरकारी नौकरी आपके द्वार। पिछले 20 वर्षों से राजस्थान के परीक्षार्थियों के विश्वास पर खरी उतरती धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान का एनसाइक्लोपीडिया। धरोहर, राजस्थान सामान्य ज्ञान की प्रामाणिक पुस्तक जिसे राजस्थान सामान्य ज्ञान की गीता कहा जाता है। कुंवर कनक सर के 20 वर्षों के अध्ययन अध्यापन का सार। अगर आपको करना है पूरा सरकारी नौकरी का सपना, तो बना लो इस किताब को अपना।